ओके, तो बेसिकली आपने 6 साल का एक लंबा सफ़र है जो एज ए माइनिंग सरदार आपने बिताया है। एज ए एमटी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपके यहाँ सरफेस से फेस तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? अप्रॉक्स 2 आवर्स लगते हैं और बेसिकली 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कौन सा पोस्ट ज़्यादा चैलेंजिंग है, एज ए सरदार जॉब करना कि एज ए अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या ही बोलना है, एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब करना? ठीक है, तो कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब ड्यूटी के साथ में कॉलेज का भी सिलेबस एकदम बहुत आसान तो नहीं होता है कि आप ऐसा ही निकाल लें। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है आसिफ, जो कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर अंबिकापुर के रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं आसिफ के बारे में कि कैसे इनका अंबिकापुर से कोल इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव बनने तक का सफर रहा है, किन हालातों में इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करा है और फिर कोल इंडिया के अंदर लास्ट 1 ईयर का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या इनका जॉब प्रोफाइल है कोल इंडिया के अंदर में। हर चीज जो आप एग्जीक्यूटिव जो कोल इंडिया के अंदर में कार्यरत है से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम आसिफ, आपका माइनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप कोल इंडिया के अंदर में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आपका सिलेक्शन हुआ है। एक बड़ा अचीवमेंट है हर माइनिंग इंजीनियर जो अपने आप को एक पीएसयू के अंदर में देखना चाहता है और पीएसयू के अंदर में भी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में देखना चाहता है, वो सपना आपका पूरा हो चुका है। एक तो महारत्ना कंपनी, पीएसयू और एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में कोल इंडिया जैसा कंपनी है। मतलब एक माइनिंग इंजीनियर का जो बेस्ट पॉसिबल पोस्ट जो इस स्टेज में कोई अचीव कर सकता है, वो पोस्ट आपने अचीव करा। तो इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, आपके विशेष के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे आसिफ कि आप अपने आप को एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें कि कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आप पढ़े और कैसा आपका जर्नी रहा है। ब्रीफली हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ अंसारी फ्रॉम भटगांव एरिया एसएसएल का। बेसिकली मैंने जो एमटी का जो जर्नी किया, थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी रहा है। फर्स्ट डिप्लोमा, उसके बाद एज ए माइनिंग सरदार पे जॉब, उसके बाद फिर ये एमटी के पोस्ट पे सेलेक्ट होना, तो थोड़ा सा जर्नी मेरी लंबी रही है। ओके, तो मतलब आप एज ए माइनिंग सरदार भी पहले जॉब कर चुके हैं। आपका डिप्लोमा कहाँ से हुआ है आसिफ? सर मेरा डिप्लोमा जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबिकापुर से हुआ है, और उसके बाद मैंने फिर पीडीपीटी 2017 में ज्वाइन किया था, और 16 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। 16 में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 17 में आपने पीडीपीटी ज्वाइन करा, 18 में जो कि कंप्लीट हुआ होगा। डिग्री कौन सी ईयर में ज्वाइन करा आपने? सर डिग्री जो है मेरा 2021 से और 23 का रहा, 21-23 का बैच रहा। 21 से 23। ओके, तो आप जो सरदार जो आप बोल रहे हैं WCL में आप एज ए सरदार जो आपने जॉब करा है, वो कौन सी ईयर में आपने ज्वाइन करा था? सर मैंने जो है 2019 में जो है ज्वाइन किया था। 18 की इसकी वैकेंसी थी WCL की, और 19 में उसकी अपॉइंटमेंट लिया गया था जनवरी में। ओके, तो 16 के आप पास आउट हैं, ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो पहला वैकेंसी मेरे ख्याल से WCL का ही निकला था, तो पहला वैकेंसी आपने ग्रैब करा, और ग्रैब करने के बाद में फिर 21 में आपने डिग्री स्टार्ट करा। तो वो शायद आपने फिर सरदार एज ए सरदार रहते हुए आपने डिग्री भी साथ ही साथ करा। यस सर, एज ए सरदार रहते हुए मैंने डिग्री किया, कंप्लीट किया अपना। और कौन से कॉलेज से आपने डिग्री करा है? सर जीएच राय सोनी नागपुर की। अच्छा, तो नज़दीक पड़ा रहा होगा। एक जो शायद क्राइटेरिया भी रहता है कि आप कहीं पे अगर जॉब में हैं तो क्या 60 किलोमीटर वाला क्या है वो क्राइटेरिया, आप बता सकते हैं क्या व्यूअर्स को? क्राइटेरिया रहना चाहिए सर, वो डिपेंड करता है सर आपके एरिया के ऊपर, वहाँ के पर्सनल मैनेजर के ऊपर, वो आपको परमिशन देते हैं नहीं देते हैं। कई केसेस में ऐसे भी होते हैं कि कॉलेज जो है 10 किलोमीटर के रेंज में भी रहते हैं, बट परमिशन नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यही है कि आप अगर जॉब में हैं तो बिना परमिशन के आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स ना करें। अच्छा, तो आपको परमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? परमिशन मिलने में दिक्कत तो हुई सर, वो मैंने 19 में जब ज्वाइन किया उसके बाद से ही मैंने इसके लिए लग गया था कि मुझे डिग्री करनी है करके, और एक 1.5 साल मुझे परमिशन लेने में लगा, काफ़ी वो ले। अच्छा, और मेरे साथ तो फाइनली 19 में ज्वाइन करने के बाद 21 में आपको परमिशन क्लियर हुआ और आपने कॉलेज ज्वाइन करा? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब ड्यूटी के साथ में कॉलेज का भी सिलेबस एकदम बहुत आसान तो नहीं होता है कि आप ऐसा ही निकाल लें। सर क्या इच्छा होनी चाहिए सर, मैनेज हो जाता है,
अच्छा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जहाँ है, चाहे ठीक है। वहाँ तो रहा। बेसिकली आपने 21 में ज्वाइन करा, 23 में आप पास आउट हुए। कोल इंडिया में भी आपका जहाँ तक सिलेक्शन 2023 से ही हुआ होगा, क्योंकि 24 का तो रिजल्ट आया नहीं। मतलब जैसे ही आप पास आउट हुए, कोल इंडिया के अंदर में भी आपका सिलेक्शन हो गया। मतलब एक ऊपर वाले ने आपको सजा सुजाया चीज़ें दिया। नो डाउट स्ट्रगल रहा है कि आपने डिप्लोमा पहले कंप्लीट करा, फिर आपका पढ़ाई में ही एक लंबा जर्नी गया है, जॉब के साथ में आपने पढ़ाई करा। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखता है, आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा 17 में, ट्रेनिंग कंप्लीट करा 18 में, 19 में पहला वैकेंसी आया उसको ग्रैब करा, 23 में आपने डिग्री कंप्लीट करा, डिग्री के बाद में जो पहला वैकेंसी जो पकड़ सक रहे थे 23 गेट के थ्रू पकड़ा। मतलब एक सही सलामत आपका लाइन पूरा बना रहा। उस लाइन को बनाने में आपका खुद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जॉब के साथ में पढ़ाई करना कतई आसान नहीं होता। और जो मुझे सुन रहे हैं वो जरूर करके जानते होंगे, खासकर तब जब बच्चे के हाथ में सैलरी आने लग जाए, हाथ में गवर्नमेंट जॉब हो जाए। आदमी को मोटिवेट क्या करता है? खाली जेब, परिवार और घर वालों का ताना कि भाई कब तक मेरे पैसे पे पलते रहेगा, कब तक माँ बाप के पैसे पे पलते रहेगा। वो ताना ही मोटिवेट करता है। सारे ताने खत्म हो जाते हैं जिस दिन आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। गवर्नमेंट जॉब क्या, कोई भी इनकम का सोर्स आ जाता है। उसमें भी आपके पास माइनिंग सरदार एक महारत्न कंपनी के अंदर में महारत्न कंपनी के अंदर में आपके पास गवर्नमेंट जॉब था। उसके बाद में भी आपके मन में था कि नहीं भाई, ये इतने में सेटिस्फाई नहीं होना, बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए करके आपने जो ड्यूटी के बाद में टाइम निकाल के पढ़ा, कमेंडेबल है, अप्रिसिएबल है। और आपके उस मेहनत का ही नतीजा है कि आप कोल इंडिया जैसे महारत्न कंपनी के अंदर में आज एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग कार्यरत है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा आसिफ कि ये जो आपने माइनिंग चूज करा, तो ये माइनिंग चूज करने का रीजन क्या था? कि क्या है जो जिसने आपको मोटिवेट करा या आपको पुश करा कि माइनिंग लेना चाहिए? फैमिली में कोई है या और कुछ रीजन था? नहीं सर, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मैं पहला मतलब माइनिंग फील्ड में आया हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अपने छोटे ब्रदर को सजेस्ट किया था। लेकिन मेरा जो है वो पहला है मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में। और माइनिंग में आने का यही बेसिक कारण ये है कि जो मैं माइनिंग एरिया से ही था, भटगांव एरिया जो एससीएल का एक एरिया है, वो उसी तरह से वहाँ से मुझे जानकारी मिली, फिर इस फील्ड में आया। फर्स्ट तो जानकारी नहीं थी बिल्कुल मुझे कि माइनिंग होता क्या है नहीं है। 12th तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद मैंने एज अ मैकेनिकल डिप्लोमा करने का सोचा था, बट कुछ वहाँ एरिया में कुछ ओवरमैन और जो जानकार थे उनके सजेशन से फिर मैंने माइनिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। तो फाइनली क्या लगता है, माइनिंग लेकर के अच्छा किया कि मैकेनिकल ले लेना था? अच्छा ही है सर, अपना अपना फील्ड है। अगर हो सकता मैं मैकेनिकल लेता तो हो सकता उसकी भी जिंदगी एक अलग जिंदगी रहती, उसका स्ट्रगल अलग रहता। और ये इस फील्ड में भी आ गया, तो जो भी फील्ड आपने एक बार चूज कर लिया है कि आप जब कोई फील्ड चूज कर लेते हैं तो फिर उसी में रहें। ओके ओके। तो मेरा तो पर्सनल यही रहेगा कि भाई साहब, माइनिंग वाले हैं करके आसानी से जॉब लग रहा है, माइनिंग वाले हैं कि करके क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, या क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं करके अपने आप को पीएसयू के अंदर में देख पा रहे हैं। तो नो डाउट स्ट्रगल तो जॉब लेने में है ये है। लेकिन मुझे जो दिखता है कि हम जस्ट माइनिंग वाले हैं करके हमारा स्ट्रगल काफ़ी हद तक बाकियों के कंपैरिजन में शॉर्ट डाउन हो जाता है। नो डाउट ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वालों के लिए बिल्कुल भी जॉब नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे दिखता है कि उनके अपेक्षा हमारे लिए जॉब पाना बड़ा आसान है। और जो हमने डिग्री करा उसका अल्टीमेट पर्पस मुझे जो दिखता है आज के टाइम पे हर कोई का यही है कि भाई एक अच्छा जॉब हमें मिल जाए, कि जो हमने पढ़ाई करा है वो हमें एक ठीक ठाक जगह में पहुंचा दे, खासकर ऐसे जगह जो गवर्नमेंट जॉब हो। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा आसिफ कि आपने जैसा बताया कि आप पहले एज अ माइनिंग सरदार आपने काम करा 2019 से लेकर 2023 के बीच 5 साल का एक लंबा सफर, 5 या 6 साल, कितना साल आपने माइनिंग सरदार काम करा? 24 तक मैंने माइनिंग सरदार पर रहा, क्योंकि वैकेंसी जो 23 की जो वैकेंसी थी वो 24 में अपने हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ, तो टाइम ज़्यादा लगा उसमें, तो 24 तक मैंने माइनिंग सरदार के पोस्ट पर। ओके, तो बेसिकली आपने 6 साल का एक लंबा सफर है जो एज ए माइनिंग सरदार आपने बिताया है। और अभी आपको एज ए एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया के अंदर में ज्वाइन किया कितना महीना हो गया? सर 4 मंथ हो गया। 4 मंथ हो गया, मतलब 4 महीना पहले आपने ज्वाइन करा। तो ये जो आपने 4 महीना एज ए एग्जीक्यूटिव या एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आपने बिताया है, और 6 महीने का एक लंबा सफर आपने एज ए माइनिंग सरदार बिताया है, तो आपको दोनों की ड्यूटी में क्या अंतर दिखाई देता है? काफ़ी अंतर है दोनों के ड्यूटी में। अगर माइनिंग सरदार की ड्यूटी देखा जाए तो वो भी एक आपका मेन सेफ्टी के पर्पज से ही रहता है। हम माइनिंग
सरदार जो अपॉइंट होते हैं, या तो मैं ओपन कास्ट में था तो वहाँ पे भी आपको सेफ्टी ही देखना रहता है मोस्टली। प्रोडक्शन जो होता है सेकेंडरी पार्ट में आ जाता है। और एज ए एमटी भी हम ये चाहते हैं कि सेफ्टी हमारा बना रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहता है। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जब एज ए एमटी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। एज अ माइनिंग सरदार में हम केवल अपने और अपने के नीचे एक दो चार वर्कर्स जो रहते हैं उनको देखते हैं। इसमें पूरे एक शिफ्ट में एज अ शिफ्ट इंचार्ज के रूप में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके अंडर में काफ़ी एरिया आ जाते हैं, तो वही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो कौन सा पोस्ट ज़्यादा, जैसा आप बता पा रहे हैं तो मुझे तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आप थोड़ा और खुल के बताइए कौन सा पोस्ट ज़्यादा चैलेंजिंग है, एज ए सरदार जॉब करना कि एज ए अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या ही बोलना है, एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब करना, चैलेंजिंग कौन सा ज़्यादा है? यस सर। तो बेसिकली सर अगर चैलेंजिंग देखा जाए तो फिजिकल चैलेंजिंग देखा जाए तो एज अ माइनिंग सरदार में थोड़ा सा फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अगर मेंटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो वो असिस्टेंट मैनेजर में ज़्यादा रहता है। ओके, दोनों में अपना अपना अलग अलग चैलेंज है। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं कोरबा एरिया के ढेलवाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में अच्छा, ढेलवाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में। तो अभी शिफ्ट में आपको दिया होगा कि जनरल शिफ्ट में काम कर रहे हैं? कुछ दिन जनरल में शिफ्ट में कैसा रहता है, टाइमिंग क्या क्या रहता है? शिफ्ट की टाइमिंग जो है यहाँ पर सर बेसिकली 9 से आपका 5 रहता है। और एक जो है स्टेगर शिफ्ट चलती है जो 6 से 2 का रहता है। और जो हम हर जो शिफ्ट है वो 1 घंटे ओवरलैप चलती है। जैसे अगर 9 से 5 है तो फिर 4 बजे से सेकंड शिफ्ट चालू हो जाएगी, 4 से 12। अच्छा। और जो नाइट शिफ्ट हो जाएगी वो 12 से ना होकर के 11 से। तो वो आप बता रहे हैं ढेलवाड़ी अंडरग्राउंड माइंस है। अंडरग्राउंड माइंस में सबसे बड़ा चैलेंज फेस तक पहुंचना होता है। आपके यहाँ सरफेस से फेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? अप्रोक्स 2 आवर्स लगते हैं और बेसिकली 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2 घंटे जाने में लगता सबसे है? बड़ा नहीं, 1 आवर्स लगते हैं जाने में और 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, तो मतलब ड्यूटी का आधा जो चैलेंज है बोल सक रहे हो, या जो ड्यूटी जो टफ है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आने जाने का ही है। फेस में जो टाइम बिताना है वो तो बिताना ही है, आने जाने में ही शरीर टूट जाता है सर। ठीक है, अंडरग्राउंड में थोड़ा चैलेंज तो रहता है यार, लेकिन बेनिफिट भी है। जैसे आप बताया कि पहले आपने एज ए माइनिंग सरदार ओपन कास्ट में काम करा और अभी आप अंडरग्राउंड में हैं, आपको कौन सा ड्यूटी ज़्यादा, अभी आप ओपन कास्ट में भी एज ए एग्जीक्यूटिव ही सोचिए क्योंकि आपने वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव को तो देखा ही होगा, या एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी या असिस्टेंट मैनेजर सोचिए, क्या आपको कौन सा जॉब ज़्यादा अच्छा दिखता है, ओपन कास्ट का कि अंडरग्राउंड का? ओपन कास्ट का ही बेटर है। अंडरग्राउंड में कुछ चीज़ें जो हैं आपने बता ही दिया कि मेन चैलेंजिंग जो फेस तक पहुंचना ही है। और ऊपर से अगर आपका स्टीप ग्रेडियंट वाले सीम अगर मिल गए तो फिर और बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, मेन फेस से पहुंचना फिर वहां से रिटर्न होना। और ओपन कास्ट में वो दिक्कत नहीं आती है। और अगर आपका ओपन कास्ट अगर मेगा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा रहता है। और मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर बेसिकली एज अ असिस्टेंट मैनेजर का वर्क जो हो जाता है वो काफ़ी हद तक आपका आसान हो जाता है। और ऊपर से कॉन्ट्रेक्चुअल पैच अगर जानते होंगे जो व्यूअर देखेंगे उनको, तो ये बता दें कि उसमें जो मैक्सिमम जो काम होते हैं प्रोडक्शन का वो कॉन्ट्रैक्टर ही करता है। तो बस असिस्टेंट मैनेजर का जो वर्क जो हो जाता है वो केवल और केवल प्रोडक्शन तक सीमित, सेफ्टी तक सीमित रह जाती है। तो ओपन कास्ट का जॉब जो है बेसिकली ज़्यादा सूटेबल। ओपन कास्ट जब वो मेगा प्रोजेक्ट ना हो, मेगा प्रोजेक्ट ना हो तो ओपन कास्ट वाले भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब। और फिर वहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्टर और ये सब का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ओपन कास्ट के अपने चैलेंज है, धूप है, डस्ट है, पानी है। अंडरग्राउंड में आपको ये धूप डस्ट पानी तीनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ना है, आने जाने का जो समस्या है वो तो है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा समस्या आपको, मतलब इन्वायरमेंट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, सबके अपने अपने चॉइस है। वैसे ओपन कास्ट का तारीफ करने वाले के साथ साथ में मैंने अंडरग्राउंड का तारीफ करके, आपके साथ क्या हो गया कि 3-3.5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, लेकिन किसी को मान लो 500 मीटर 600 मीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 15 मिनट 20 मिनट में अगर कोई पहुंच जाता है तो डेफिनेटली बोले यार अंडरग्राउंड तो सुकून वाला जॉब है, क्या ही दिक्कत है, ना तो प्रोडक्शन का दबाव है। ओपन कास्ट वाले पे तो सबका नजर रहता है कि भाई तुमने प्रोडक्शन करके देना है। कोल इंडिया का सारा प्रोडक्शन मतलब 90-95% प्रोडक्शन ओपन कास्ट से होता है, तो वहां पर तो अलाली आप नहीं बरस सकते थे, लोग सबका नजर आप पे रहेगा, गिद्ध की तरह रहेगा। अंडरग्राउंड पे रहता है लेकिन कंपैरेटिवली कम रहता है, तो मेंटल पीस आप कंपैरेटिवली, तो कंपैरिजन ठीक है। अभी आप जिस माइंड्स में हैं उस हिसाब से आपको ओपन कास्ट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है।
अभी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ठीक है आप एज ए सरदार तो आप जॉब कर ही रहे थे, क्या चीज़ था जो आपको मोटिवेट करा कि नहीं भाई अभी सरदार नहीं रहना है, हमको एग्जीक्यूटिव बनना है? कि पहले से आपने सरदार बनने से पहले ही डिसाइड कर लिया था नहीं सरदार तो ऐसी है, एक सीढ़ी मात्र है, जाने के बाद पहले तो डिग्री ज्वाइन करना है, डिग्री कंप्लीट करना है, गेट करना है? मतलब क्या था इनर मोटिवेशन, क्या था गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का या गेट एग्जाम क्लियर करके कोल इंडिया में जाने का? सर इनर मोटिवेशन यही था कि आप जब एज अ माइनिंग सरदार आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने से ऊपर पोस्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, उनका जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो लगता है कि नहीं हमको भी उस पोस्ट पे जाना है। एज अ मैनेजर देख रहे हैं, एज अ सबेरिया देख रहे हैं, एज अ जीएम देख रहे हैं, तो आपको उस जगह तक जाना है तो कुछ ना कुछ जरिया तो होना चाहिए। और मैंने ये देखा कि मैं फील्ड से अगर जाता हूँ तो उसमें बेसिकली बहुत टाइम लगेगा। एक तो जनरल से आना, उसमें आपको नहीं से कम 10 से 15 साल का जो ईयर्स है, अगर फील्ड से अगर मेरा प्रमोशन होता है तो उसमें लग जाएगा। और 15 साल के बाद अगर आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं तो आपको ऊपर जाने का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप E4 E5 तक ही जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगा। और आपको और ऊपर जाना है तो इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, अब कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा। और शॉर्टकट में मुझे दिखा कि डिग्री करो और वहाँ से गेट के थ्रू ज्वाइन कर लो। तो ये मुझे शॉर्टकट लगा अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए। एक्चुअली जो आप जिसको शॉर्टकट बोल रहे हैं ना, एक्चुअली शॉर्टकट के साथ में बहुत टफ भी था। मैं वापस से उसी चीज़ पे आऊँगा कि आप एग्जाम्पल्स है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका जो अचीवमेंट है जॉब के साथ में पढ़ाई करना एक्चुअली आसान बात नहीं है। फिर वही बात है कि जब आपके हाथ में सैलरी आने लग जाता है, एक सिक्योर्ड जॉब हो जाता है, तो मोटिवेशन अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे में फिर आपने अपने सीनियर को देख करके मोटिवेट हुए कि नहीं भाई यहाँ नहीं रहना, इससे भी ऊपर पहुँचना है और जल्दी पहुँचना है। तो कमेंडेबल है, अप्रिशिएबल है, बहुत मुबारक या बधाई के पात्र हैं। और व्यूवर्स जो कहीं किसी प्राइवेट जॉब में हैं या कहीं पे एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन कर रहे हैं, आपने तो डिग्री करा, कई सारे लोग डिग्री करके आप एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन काम कर रहे हैं, या फिर जब ज्वाइन करा तो ऑलरेडी वो 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में थे। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब जॉब के साथ में वो आपने तो जीरो से स्टार्ट करा ना, 6 साल आपने एज ए माइनिंग सरदार काम करा। तो जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं और एज ए माइनिंग सरदार काम कर रहे हैं उनको आपको देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए। आपने अपने सीनियर से मोटिवेशन लिया, बाकी जो एज ए डिग्री करने के बाद में एज ए माइनिंग सरदार काम कर रहे हैं उनको आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आपने डिग्री कर रखा है, कोल इंडिया हर साल एकदम दोनों बाहें खोल करके आपको आमंत्रित कर रहा है कि भाई आइए आइए एज ए एग्जीक्यूटिव हमारे कंपनी के अंदर में ज्वाइन कीजिए। तो बिल्कुल आपको देख करके लोगों को सीखना चाहिए। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आसिफ, जो आप ड्यूटी करते थे, ड्यूटी के साथ में आपने अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करा, गेट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा? सर ड्यूटी जो थी हमारे शिफ्ट में रहती थी और गेट प्रिपरेशन मैंने जो है सर 23 में स्टार्ट किया, 22 से स्टार्ट किया था। 22 के सितंबर अक्टूबर थोड़ा लेट हो चुका था, लेकिन बहुत बड़ा इसमें योगदान जो रहा माइनिंग ज्ञान का रहा कि वहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गए और कंटेंट मिल गए पूरे, और टीचर्स भी अच्छे मिले। और मेरा बेसिकली डिप्लोमा भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर से चीज़ों का कि आप अपने डिप्लोमा किया ऊपर से डिग्री कर रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इतना पढ़ाई करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आपको ज़रूरत थी कंटेंट की कि आपको एक्चुअली गेट में पूछता क्या है, क्या पूछता है, कैसे क्रैक करें शॉर्ट टाइम में, ऊपर से ड्यूटी भी है आपके पास। जो टाइम जो बचता है 4 से 5 घंटे ही बच पाते हैं। अगर पूरा शेड्यूल अगर आप ना बचा पाएँ तो 4 से 5 आवर ही आप बचा पाएंगे। और उस 4 से 5 आवर्स में आप ऐसे लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं जो IIT लेवल के रैंक मतलब पे हैं वो, तो उनसे फाइट करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा कंटेंट ढूंढने में। आपको फिर सबको क्वेश्चन पेपर ढूंढने में ये सब समय नहीं आपको वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्लेटफॉर्म आप माइनिंग ज्ञान से मिल गया, वहाँ से PYQ क्वेश्चन मिल गए, फिर आपका कंटेंट मिल गए, टीचर्स अच्छे मिल गए, तो उसमें बहुत हद तक जो मतलब सहायता मिली मेरे को एज ए जॉब करते हुए। और उसका क्या है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लेते थे तो ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद में देख लेते थे, रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेते थे, कुछ डाउट होता था तो कॉल कर लेते थे। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते थे, वहाँ पे भी सॉल्यूशन आ जाते थे। तो ये सब हद तक काफ़ी हद तक सहयोग मिला। तो 8 घंटे ड्यूटी के बाद में घर में भी पढ़ाई करते थे कि ड्यूटी के बीच में भी टाइम निकालते थे? जैसे मैं बोलता हूँ कि मोबाइल तो है हाथ में, कभी भी पढ़ सकते हो, तो वो भी करते थे कि ड्यूटी के बाद में ही पढ़े? हाँ,
एक तो बेनिफिट मेरा ये था सर कि मैं एक ओपन कास्ट में था और ऊपर से कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है आप निकाल सकते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे जो है काफी हद तक जो है टाइम निकाल सकते हैं, अपना सेफ्टी जो भी अपना वर्क है वो देखने के बाद भी थोड़ा बहुत टाइम जो है आप निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल अगर पैच है या तो फिर ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहां पर धूप डस्ट ये सब तो रहते हैं, तो उतना मन नहीं लग पाता, इसलिए बेटर है कि आप घर में एकदम सिंसियरली फोकस कर लिए। अब ये ड्यूटी के ऊपर ना रहे, कभी ड्यूटी में आपको टाइम मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा, ऐसी भी कंडीशन तो बेसिकली आपको आपके 8 घंटे के बाद में जो आपके कंफर्ट का जो टाइम है या इंजॉय करने का जो टाइम है उसको मार करके या उसको सेक्रीफाइस कर करके आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए लगाना पड़ेगा उस 8 घंटे के बाद में भी। बाकी आप चाहे तो मोबाइल है, आपने बताया कि माइनिंग यान का कंटेंट जो भी है आपको हेल्प करा, तो वो डाउनलोड भी हो जाता है। डाउनलोड करके आप उससे ड्यूटी आवर्स में अगर टाइम मिल पाता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, तो उस आवर्स में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरी तरह से डिपेंड करता है जो भी। एक्चुअली मैं ये सारा जो बोल रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो भाई ऑलरेडी जॉब में है, जो बहाने ढूंढते हैं नहीं पढ़ने के या बहाने बनाते हैं अपने सिलेक्शन नहीं हो पाने के लिए, कई सारे एक्सक्यूज देते रहते हैं। उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये भी इंसान है जिन्होंने पढ़ा इन्हीं सारे सिचुएशंस में, जिन सिचुएशंस में आप हैं उनमें पढ़ करके आज इस मुकाम को हासिल करा। गेट में आपका क्या रैंक था आसिफ? सर रैंक मेरा 267 रैंक थे सर, और जो मार्क्स थी वो 33 मार्क्स थे सर। तो 267 आपका रैंक था। और मैं व्यूअर्स को बता दूं, जो लास्ट ईयर का जो बंदा जो जनरल कैटेगरी से जो आता है उनका जो सिलेक्शन हुआ है, वो जहाँ तक मुझे पता है 427 रैंक में जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि आसिफ ने जैसे तैसे लास्ट राउंड में सिलेक्शन ले लिया या लास्ट में वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बाद के भी कि जिनका 300 रैंक रहा होगा, 350 रैंक रहा होगा, 400 रैंक रहा होगा जनरल कैटेगरी से, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो बता रहे हैं 33 मार्क्स आपने बताया ना, हाँ, तो जिनका 30 नंबर भी रहा होगा या 29.5 नंबर भी रहा होगा, हो सकता है उनका भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। तो जितना मेहनत करके ये मुकाम जो इन्होंने हासिल करा, उससे थोड़ा कम मेहनत करके, या फिर आप जो मेहनत करेंगे अगर थोड़ा बहुत कम भी मार्क्स आए तब भी आपका सिलेक्शन होता था। या जैसा इनका 267 रैंक है, आपका अगर 427 रैंक जो लास्ट बंदे का सिलेक्शन हुआ, उतने रैंक में भी जनरल वालों का सिलेक्शन हो रहा था लास्ट टाइम। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ कि जब हम कोल इंडिया ज्वाइन करते हैं तो 3 या 4 कुछ ट्रेनिंग करवाता है IICM, जो कि वो बड़ा ही एक बोलते ना कि हम लोगों का वैसे चलन में था कि ये कि हनीमून पीरियड होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जाकर आराम से ट्रेनिंग करना है। कि एक 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, एक 18 दिन का ट्रेनिंग होता है, 11 दिन का ट्रेनिंग होता है। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि IAS वाले जैसे लबासना में जाकर ट्रेनिंग करते हैं, वैसे गर्व के साथ हम जो IICM है वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करते हैं। तो आप उस ट्रेनिंग के बारे में, कैसा वहाँ का माहौल था, कैसा वहाँ का जो खाना वाना जो भी है, एक जस्ट आप अपना एक ब्रीफ वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स का शेयर कीजिए। सर मैंने तो जो फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है वो इंडक्शन जो ट्रेनिंग होती है वो मैंने अभी अटेंड नहीं कर पाया सर। अभी जो हमारा जो बैच है उसका सर जनवरी में हमारा आने वाला है ITC। लेकिन हमारे साथ जो कलीग्स हैं उनके बारे वो आए वहाँ से तो बताए, तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव व्यू दिए। ऐसा लग रहा है कि अब हमको भी जल्दी फट से बुलाए, हम भी कुछ दिन ड्यूटी से हट करके कुछ करें। अच्छा, तो फिर तो ये क्वेश्चन बेकार गया। कोई नहीं, जब आप आ जाएंगे तो आपसे पर्सनली इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया जाएगा। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ कि क्या दिखता है आपको, जैसा आपने थोड़ा सा तो ब्रीफ आपने बता ही दिया कि आप एज ए माइनिंग सरदार रहते हैं और मैनेजमेंट ट्रेनी रहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज उस किस में बेटर है, लेकिन आपको क्या दिखता है कि मान लो अभी कोई आज के डेट में कोई एज ए माइनिंग सरदार ज्वाइन करता है और एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करता है, तो दोनों के कैरियर ग्रोथ में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? कि अगर कोई आज माइनिंग सरदार है वो कहाँ तक अपने आप को पहुंचता हुआ देख सकता है, और कोई आज एक मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करता है, एज को भी आप कंसिडर करके चलिएगा कि कोई मान लो 22 साल का लड़का या 23 साल का लड़का है, तो क्या आपको दिखता है? तो सर अगर एज ए माइनिंग सरदार अगर 22 या 23 साल में अगर वो ज्वाइन करता है तो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सर अगर वो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास अगर निकालता है तो मुझे लगता है कि वो E4 या E5 तक ही जा पाएगा। इससे ज़्यादा ग्रोथ जो है मुश्किल है। और अगर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी अगर वो 22-23 तक अगर ज्वाइन करता है तो मे बी DT CMD का लेवल तक वो पहुंच सकता है। Okay. ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक जो दिमाग में लोगों का और रहता है, जो व्यूवर्स है उनको मैं अपना भी थोड़ा सा बता दूं कि जैसे जो प्रमोशन होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, सेकंड क्लास से एक बेस है, सेकंड क्लास के बेसिस पे ही होता है।
तो वहाँ पे एक जो बड़ा डिफरेंस दिखता है कि लेट सपोज किसी का जॉब का 5 साल बाकी है, 6 साल बाकी है या 10 साल बाकी है, तो वो प्रमोट हो भी जाए एग्जीक्यूटिव में तो वो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एक मॉनेटरी लॉस होता है उनको, फाइनेंशियल काफ़ी एक डैमेज उनको सहना पड़ता है, क्योंकि जो पे रिवीजन है एग्जीक्यूटिव का हर 10 साल में होता है, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव का स्टाफ का हर 5 साल में होता है। और अगर कोई लास्ट के 10 साल में है या उसका जो जॉब का 10 साल बाकी है, तो एक बहुत बड़ा लॉस उनको, फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ता है। और फिर जॉब सेटिस्फेक्शन भी मुझे नहीं लगता कि उसको मिलने वाला है, कि जहाँ पे आप लास्ट के 10 साल बाकी है, आप सीनियर ओवरमैन हैं और आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी या जो सीनियर ऑफिसर का जो पोस्ट देता है E2 में, तो वो ज्वाइन करना, तो वो स्टेज पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने एक एज का फैक्टर डाल दिया कि कोई 22 साल का 23 साल का है और वहाँ से अगर कोई ज्वाइन करता है और फिर उसको प्रमोट होते होते अगर 28, 29, 30 साल तक में अगर उसको मिल जाता है एग्जीक्यूटिव बनने का मौका, या 32 साल तक में मिल जाता है एग्जीक्यूटिव बनने का मौका, देन इट इज़ ओके। बट कोई किसी को मिल रहा है 50 साल में, 60 साल में रिटायरमेंट है, देन वहाँ पर फिर लोग एकदम से अभी जैसा दिख रहा है एग्जीक्यूटिव बनना ही नहीं चाहता है कोई, वो रहना चाहता है एज ए सरदार या ओवरमैन ही। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ कि एज ए असिस्टेंट मैनेजर, भाई मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलना सही नहीं है, आप ट्रेनिंग तो है, लेकिन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असिस्टेंट मैनेजर को रहता है स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। वो पुराना जमाना गया कि ट्रेनिंग के पीरियड में आपको छूट रहता है कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलता। तो आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर जो आपको शिफ्ट में दिया गया है या शिफ्ट इंचार्ज जो आपको दिया गया है, क्या आपका जॉब रूटीन रहता है, क्या क्या है जो आप पूरे अपने जो 8 घंटे के ड्यूटी में करते हैं? सर उसमें एज असिस्टेंट मैनेजर अगर या फिर शिफ्ट इंचार्ज अगर है, तो उसमें बेसिकली आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन मैन पावर जो भी आए हुए हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ ऑपरेटर हैं नहीं है, ठीक है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि अगर नहीं है तो किसी ओवरमैन या फिर जो माइनिंग सरदार है उनके थ्रू किसी को कॉल करके बुलवा लिए, और बेसिकली उनको पहले मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर मैन पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर ओवरमैन और माइनिंग सरदार के साथ जा करके आप इनको सेफ्टी टॉक और जो प्रीवियस जो शिफ्ट गया है उनसे चार्ज लेना कि क्या क्या अंदर में चल रहा है, मशीनें ब्रेकडाउन है, ओके है, कैसा फेस है, क्या है, वो सब लेने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर उसके बाद सेफ्टी टॉक देके इनको भेजने के बाद हम जो भी लोग जो आए हैं उनका अटेंडेंस जो है उनका चेक करके फिर उसमें काउंटर साइन करना, ये करने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना जो है फिर अंदर जाते हैं या फिर फेस पे पहुंचते हैं। वहाँ पे जा करके जो जिनका जो काम है उन काम का जो है रिव्यू लेना, या फिर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं उन सबको चेक करना, ये रूटीन रहता है। सेफ चल रहा है नहीं चल रहा है इस सब के बाद, और टाइम टू टाइम जो है अपने सुपीरियर को जो है रिपोर्ट करते रहना अंदर से सीडीएस के थ्रू। तो अभी वहाँ पे डिप्लेरिंग चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है? डेवलपमेंट चल रहा है, और डेवलपमेंट में भी रूफ हाइटनिंग का काम चल रहा है, ओरिजिन फेस नहीं है। ओके। रूफ हाइटनिंग अगर देखा जाए तो आप उसमें पूरा डेवलपमेंट चल चुका है उसमें। अब क्या है कि उसमें रूफ में जो है लगभग आपका 3 से 4 फीट जो है कोयला उसमें बचा हुआ था, ऐसा, क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन जो कहता है उसके तहत जो है हम जो है उसको छोड़ना पड़ा था, हाइट ज़्यादा नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद फिर डीजीएमएस से परमिशन ले करके उसके जो कुछ नया जो तरीका है उसको अडॉप्ट कर करके हम जो है रूफ हाइटनिंग का काम जो है वहाँ पे चल रहा है। ओके, कितना ब्लास्टिंग हो जाता है एक शिफ्ट में? एक शिफ्ट में सर हमारे पास जो है 10 से 15 फेज जो है ब्लास्ट होते हैं। 10 से 15 फेज ब्लास्ट होते हैं एक फेज में। कितना कितना होल आपका हाइटनिंग का तो ज़्यादा होल लगता नहीं होगा? तो मोटा मोटी जो है 10 से 15 अगर फेज ब्लास्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्शन लगभग जो है आपका 140 से 150 टन के आसपास मिलता है एक शिफ्ट में। दिन भर का प्रोडक्शन 350 से 400 के आसपास हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस उतना ही जा पाता है। ओके, तो शिफ्ट के लास्ट में फिर आपको सुपीरियर को रिपोर्ट भी देना रहता होगा, सुपीरियर मैनेजर इन सबको। तो ये दिन भर का रूटीन लास्ट में फिर अभी तो मैनेजर्स डायरी आप भर नहीं रहोगे, अदरवाइज फिर जब आपका 1 ईयर हो जाएगा तो आप एक मैनेजर डायरी भी भरेंगे। ये बेसिकली यूजुअली हर जो ब्लास्टिंग या कन्वेंशनल जो मेथड जहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से प्रोडक्शन हो रहा है सबका यही रूटीन रहता है। तो ये ओवरऑल आपके बारे में हमने जाना। आसिफ, एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एज ए माइनिंग सरदार ज्वाइन करा, लेकिन आपके दिमाग में था कि नहीं भाई हमको माइनिंग सरदार नहीं रहना है, हमको बड़ा पोस्ट चाहिए और शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए। तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिया और जी जान लगा करके आज इस मुकाम को हासिल करा, और आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोल इंडिया के अंदर में, कोल इंडिया के भी एक बहुत अच्छे सब्सिडरी के अंदर में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर में कार्यरत है। आगे का आपका क्या प्लान है? मतलब अभी इतना बस हो गया, अब यहीं पे हमको प्रमोट होना है कि आगे और कुछ ऐसा शॉर्टकट सोच रखा है
कि नहीं डीजेएमएस बनना है या कुछ और बनना है? फिलहाल तो अभी क्या आगे पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमको परमिशन मिलेगा। जैसे मैंने बोला है कि आगे कुछ भी पढ़ाई करना है विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो परमिशन अगर यहाँ पे मिल सकता है एमटेक वगैरह करने का, या फिर ऐसा फ्यूचर अगर कहीं और जाता हूँ वहाँ से मिल जाए, तो वो सोच के रखा है। और फिलहाल तो अगर आप एमबीए वगैरह करना चाहते हैं प्राइवेट से, तो वो इजीली मिल जाता है परमिशन वगैरह, वो कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ सर टीचिंग लाइन में आने का एक मेरा वो है, क्योंकि मेरा शुरू से ही मैंने 10th डिप्लोमा तक मैंने पूरा टीचिंग लाइन में अपना मतलब 11-12 तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो वो मेरा एक वो रहता है पार्ट टाइम जॉब समझ लीजिए, या फिर क्या बोले हॉबी समझिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं टीच करूँ, तो इस फील्ड में थोड़ा सा जाना चाह रहा हूँ मैं। देखते हैं आगे कैसा क्या रहा है। ओके ओके ओके। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो परमिशन का वैसे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप आगे एमटेक करना चाहेंगे तो एमटेक पार्ट टाइम हो जाता है, बी पार्ट टाइम नहीं होता है, उसमें परमिशन का दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम हो जाता है। तो आप थोड़ा पता कीजिए, परमिशन मिल जाएगा। जैसे मेरा भी आईएसएम धनबाद से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो पार्ट टाइम ही हो रहा है, परमिशन का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप पता करिए, और डेफिनेटली आप ऐसा कुछ पढ़ने का सोच रहे हो या पढ़ने का ऐसा जुनून है, उसको ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि अभी आप जवान हैं और मेरे ख्याल से शादी भी नहीं हुआ है। शादी वादी हो जाने के बाद तो लोग वैसे सर ठंडे शादी हो चुके हैं सर। हो चुका है क्या? उसके बाद में पढ़ना है तो फिर तो और बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये पढ़ाई नहीं छूटने वाला। शादी भी शादी के बाद ही मैंने गेट निकाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख लीजिए फिर तो आप पढ़ाई अगर कर पा रहे हैं उसके बाद भी तो बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली आप एमबीए करना चाहें, एमबीए भी हो सकता है, पार्ट टाइम होता है। आईआईटी और फिर आईआईएम से भी हो जाएगा। एमटेक का भी सेम सीन है, चाहे तो आप आईआईटी या फिर एनआईटी, और फिर पीएचडी अगर करना चाहें तो आईएसएम धनबाद तो आपको करा ही रहा है पार्ट टाइम, उससे बेहतर और क्या ही हो सक रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आसिफ आपसे कई सारी चीज़ें जान करके, आपके बारे में जान करके, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जान के, आपके करंट एक्सपीरियंस के बारे में जान करके बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गेट 2025 का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन जॉब कर रहे हैं, या फ्रेशर हैं जो इस साल मान लो 4th ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं लेकिन घर में हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या फाइनल टिप्स है जो आपके इन पे रहेगा, जो आप उनको बताना चाहेंगे? सर बेसिकली अगर वो जॉब पे हैं, ठीक है, और लास्ट के अभी कितना नवंबर तो एंड ही समझ लीजिए, दिसंबर और जनवरी 2 मंथ उनके पास मोटा मोटी बच रहे हैं। तो इन बीच में अगर वो उनको चाहता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ ले जहाँ से वो क्या है कि अपना कंटेंट वगैरह जो है वो मिल सके, उनको गाइड करने वाला कोई मिल सके, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ जो होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। इसमें आपको एकदम जी एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और आपको ये लगता है कि अगर मेरे जॉब के साथ नहीं हो रहा है, और तो अगर प्राइवेट में भी है तो मैं बोलता हूँ कुछ दिन आप लीव ले सकते हैं, ऐसा कि भाई हम कुछ दिन 2 महीने, कोई बड़ी बात नहीं होता है, 2 महीने आप किसी तरह एडजस्ट कीजिए। अगर फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत है तो भी एडजस्ट कीजिए, किसी ना किसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं लगे हैं, वो भी एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर ड्यूटी में भी हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम देने की कोशिश करें। और फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का क्या ही कहना, उनको तो पूरा समय आपको पढ़ने में ही लगाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां तो रहती नहीं है। ड्यूटी में आने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारी हो जाती है कि फैमिली का बहुत सारे चीज़ों को आप हैंडल करते हैं। और तो थोड़ा सा सबको बोलिए सपोर्ट, फैमिली से सपोर्ट लीजिए और इसमें मेहनत करते रहिए, कि जब विदाउट मेहनत आपके एफर्ट के कुछ नहीं हो सकता। अगला जो कहीं से भी आप कीजिएगा तो वो आपको बस सजेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी ये पूरा काम जो है आपको ही करना है। हाँ, बेटर प्लेटफॉर्म आपको ढूंढने की ज़रूरत है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि माइनिंग ज्ञान जो है काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप ये गेट 2025 जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं और एक पीएसयू कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं। और मेरे समय में अगर बताऊँ तो स्टाटा कंट्रोल जो था मेरा वीक था, और वहाँ अमृतेश सर जो हैं वो स्टाटा कंट्रोल पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और मैं बोल सकता हूँ कि स्टाटा कंट्रोल बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया था उस समय, और मैंने मैक्सिमम स्कोर जो है वो स्टाटा कंट्रोल से ही किया था, जो कि मेरा वीक पार्ट था। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो गाइड कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मतलब जाइए प्लेटफॉर्म पे, मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच आसिफ, अपने टाइम के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस के लिए। और डेफिनेटली आपका ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल या काम का हो सकता है जो अभी गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कि आखिरी का दिन बड़ा ही
डिप्रेसिंग रहता है, डिस्टरबेंस वाला रहता है, जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करता है, कितना भी तैयारी हो जा रहे हैं, इन लास्ट के दिनों में एक अलग ही माहौल दिमाग पे होते रहता है कि पता नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में काम आएगा कि नहीं आएगा, कई सारी दिक्कतें जो होती है। ऐसे में एक अच्छे सर्कल के बीच में आप रहें, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, चाहे वो कोचिंग के तौर पर रहे या एक फ्रेंड सर्कल हो जहाँ पे पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं या पढ़ने वाले आप दोस्त से बात करते रहें, तो वो एक इनर सेटिस्फेक्शन या इनर मोटिवेशन आपको देता है, एग्जाम ड्यूरेशन तक आपको मोटिवेट करके रखता है। तो ऐसे में आपका यह इंटरव्यू डेफिनेटली उन सारे लोगों को बहुत ही मोटिवेट करने वाला है जो इस एग्जाम के दौरान जो भी डिप्रेस हो रहे थे या डिस्टर्ब हो रहे थे। आपका जर्नी अपने आप में इंस्पायरिंग है, जैसा आपने बताया कि जैसे सरदार ज्वाइन करा, सरदार की ड्यूटी के साथ में पढ़ाई किया, और लास्ट में आपने ये भी बताया कि आप फैमिली वाले हैं, फैमिली को भी टाइम देना रहता है, फैमिली के लिए कई सारी जिम्मेदारियां होती है। उसके बाद में भी आपने एक अच्छा रैंक हासिल किया, ऐसा नहीं कि ले दे करके आपका कोल इंडिया में लग गया, 267 आपने रैंक हासिल करा। आपसे डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को सीखना चाहिए जो गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आसिफ। बाकी आप हमसे हमेशा कनेक्टेड रहिएगा, आपसे और जब भी कोई भी हमको जानकारी लेने की जरूरत रहा या व्यूअर्स को जानकारी लेने की जरूरत, आपसे हम जुड़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आसिफ। थैंक यू सर, थैंक